हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज क्लास 10 साइंस का बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है विथ सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देख सकते हो मानव नेत्र है, आपका बहुत बड़ा पोर्शन है। होम का नियम है, यहाँ लेंस की क्षमता, लेंस की समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष एंड आप लोग देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप दीर्घ उत्तरीय जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं विथ सॉल्यूशन के साथ। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न, क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला मानव नेत्र, ठीक है। देखो मानव नेत्र होता क्या है, पहले मैं आप लोगों को उसका डिफिनेशन बताने वाला हूं। व्हाट इज ह्यूमन आईज। देखो स्टूडेंट, मानव नेत्र जो होता है ना, एक बहुमूल्य उपयोगी प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक उपयोगी अंग है। मतलब ये बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, मतलब इसका मूल्य नहीं किया जा सकता, इतना ज्यादा ये बहुमूल्य है। अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो उसका एक मतलब बहुत ही बदसूरत माना जाता है। तो मानव नेत्र एक बहुमूल्य उपयोगी प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक उपयोगी अंग है, जिसकी सहायता से मनुष्य संसार का 85 से 90% की सूचनाएं प्रदान करता है। स्टूडेंट, जो मनुष्य है ना, अगर आंख ना हो तो वो 85 से 90% की सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अर्थात ये आंख जो है ना, मनुष्य अपनी ह्यूमन आइज से यानी कि आंखों से 85 से 90% तक की सूचनाएं प्रदान करता है, सूचनाएं उसे प्राप्त होता है, ठीक है। तो ह्यूमन आइज के बारे में मैंने जो सटीक था उसे लिख दिया है। जो ह्यूमन आइज है वो कैमरे की भांति व्यवहार करता है। ऐसे मतलब कई प्रकार से कहीं भी बुक में लिखा होगा, लेकिन डोंट वरी, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा लिखोगे तो फुल में फुल मार्क जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चित्र मैं आपको समझाता हूं। बहुत अच्छे से बना नहीं है, लेकिन जैसा बना है अच्छा ही है। मैं आप लोगों को इनके पार्ट्स को बताने वाला हूं। तो भैया आप लोग करना क्या, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला जो है ना, ये आपका है जो ना, ये चीज यहाँ एक बिंदु है, इसे हम लोग कहते हैं अंध बिंदु, ठीक है। देखो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर आपको कई प्रकार से मिल सकता है, थोड़ा इधर उधर लिखा भी मिल सकता है, ठीक है। क्या है स्टूडेंट, अंध बिंदु। थोड़ा चेक कर ले अच्छे से, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां ये बिंदु क्या है, ये बिंदु है आपका स्टूडेंट, ये बिंदु, ये बिंदु है स्टूडेंट, क्या है, पीत बिंदु। क्या है, पीत बिंदु। हर एक को समझ लेना, ठीक है, नोट कर लेना अपने कॉपी में अच्छे से, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। फिर यहां आपका ये है रेटिना। क्या है, रेटिना। ये क्या है स्टूडेंट, रेटिना, रेटिना, ठीक है। हर एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है। रेटिना हो गया। अब हम लोग ये जो है ना आपका बीच में क्या भरा हुआ है, इसमें एक दरो भरा हुआ है स्टूडेंट। इसमें कौन सा दरो भरा हुआ है वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा दरो के मॉडल बना देता हूं, ठीक है। क्या है ये है स्टूडेंट काचाभ द्रव। क्या है, काचाभ द्रव, ठीक है। काचाभ द्रव, ये है काचाभ द्रव, ठीक है, काचाभ द्रव। लेकिन यहाँ एक मतलब द्रव भरा होता है। अभी पार्ट्स बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, द्रव्य पटल वटल सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ठीक है। ये ऊपर का जो भाग है स्टूडेंट, ये ऊपर का भाग ये है द्रव्य पटल। द्रव्य पटल मतलब बहुत कठोर होता है, ठीक है। द्रव्य पटल होता है, बहुत कठोर होता है। एंड अगला देखो, ये जो है ना मैंने अभी द्रव भरा, ये है जलीय द्रव। क्या है, जलीय द्रव। समझना हर एक पार्ट्स को, ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए और आप लोग अच्छे से वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो ये है एक लेंस, ये है एक लेंस, ठीक है। ये आपका एक लेंस है, ठीक है, लेंस है स्टूडेंट। तो ये तो आप लोग जानते हो, इसे बताना कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसे जानते ही हो, ठीक है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न छोटा सा करता हूं, इसमें जो लगा लेंस होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो आप लोग ज्यादा बेटर समझोगे। तो इसमें जो होता है ना, द्विव उत्तल लेंस लगा होता है। तो ये कौन सा लेंस है, द्विव उत्तल लेंस,
वैसे तो केवल लेंस ही लिखा रहता है, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं हर एक पार्ट्स को अच्छे से डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहां मैं बताऊंगा, ये जो है दोनों तरफ ये है मांसपेशियां, क्या है, मांसपेशियां, मांसपेशियां, ठीक है। एंड ये आपका जो ऊपर का भाग है ना, ये आपका कार्निया है, क्या है, कार्निया। देखें थोड़ा सा, हाँ सही है, बिल्कुल राइट है, कार्निया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एंड अगला हम लोग देखेंगे, ये जो अंदर का भाग है, यहाँ जो अंदर का भाग होता है ना, यहाँ देखो ध्यान से समझना, यहाँ, ठीक है, बस इतना बहुत है, ठीक है, इतना आप लोग समझ लेना। समझ में आ रहा है ना, तो बहुत ही अच्छा है अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक को बारी बारी से देखते हैं। पहला है दृढ़पटल, दृढ़पटल के बारे में देखते हैं। तो दृढ़पटल क्या होता है, आज मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पहले आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए दृढ़पटल। तो दृढ़पटल क्या होता है, मानव नेत्र बाहर से दृढ़ व श्वेत अपारदर्शी परत से ढका होता है, मतलब वो अपारदर्शी होता है, आर पार नहीं दिखाई देता है, और बाहर से श्वेत यानी कि अब दृढ़पटल जो बहुत कठोर होता है, ठीक है, इसे परत से ढका होता है, जिसे दृढ़पटल कहते हैं। ये कठोर क्यों होता है, क्योंकि अगर आपको आंख मतलब सुरक्षित रखना है, मतलब सुरक्षित करने के लिए ये दृढ़ यानी कि कठोर होता है, कोई चीज आए टकरा कर चली जाए, कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो मानव नेत्र बाहर से दृढ़ व श्वेत, श्वेत मतलब सफेद अपारदर्शी परत से ढका होता है, जिसे दृढ़पटल कहते हैं। दूसरा हेडिंग देखो कार्निया, कार्निया समझना, नेत्र के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है, जिसे कार्निया कहते हैं। नेत्र के सामने का भाग ये जो पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है उसे कार्निया कहते हैं। और दृढ़पटल ये देखो, जो दृढ़ यानी कि बहुत कठोर परत से जो मानव नेत्र ढका हुआ है उसी को दृढ़पटल कहा जाता है, ठीक है। अगला देखो आइरिस, आइरिस आप लोगों को देखो, आइरिस क्या होता है, कार्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। मैं आपको समझा दूं स्टूडेंट कि यहाँ जो इसके कार्निया के पीछे यहाँ एक रंगीन पारदर्शी पर्दा होता है, यहाँ, ठीक है, यहाँ एक रंगीन पारदर्शी पर्दा होता है, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस, आइरिस कहते हैं, ठीक है। या आइरिस भी लिख सकते हो, आइरिस भी लिख सकते हो, ठीक है, या छोटी ई लिखो या फिर या लिखो, या छोटी ई ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ आइरिस, आइरिस समझना, कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी, अपारदर्शी होता है ये याद रखना, झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहते हैं, आइरिस कहते हैं, ठीक है। आइरिस तो समझ में आ गया ना। तो अब आप लोग ध्यान से देखते रहिए, तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया, दृढ़पटल, कार्निया एंड आइरिस। अब हम लोग आगे का जो है टॉपिक है उसे देखते हैं। देखो स्टूडेंट, आइरिस के मध्य में, जो आइरिस है, आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिसे पुतली कहते हैं। आइरिस, जो आइरिस है उसके मध्य में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। लेकिन पुतली की एक विशेषता है, जिसे मैंने नोट में लिखा है, नोट में लिखा, ऐसा कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर ऐसा कोई बताने वाला नहीं है स्टूडेंट, जैसा मैं बता रहा हूं, ऐसा आपको कोई लिख कर नहीं बताएगा जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे आपको नोट कर लो ना, और अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख दो तो 1 मार्क नहीं कटेगा आपका, 1 मार्क, ठीक है। नोट देख लो, पुतली जो है, पुतली की यह विशेषता होती है कि वह अधिक प्रकाश में छोटी तथा अंधकार में अपने आप बड़ी हो जाती है, अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। अर्थात पुतली जो है ना, इसकी नोट यही है कि पुतली ना ज्यादा प्रकाश नेत्र को चाहिए, ना कम प्रकाश चाहिए, सीमित प्रकाश चाहिए। अगर ज्यादा प्रकाश हो जाएगी तो पुतली क्या होता है, अधिक छोटी हो जाती है, अर्थात बंद हो जाती है छोटी सी, और जो अंधकार में ये बड़ा हो जाता है, अर्थात प्रकाश की सीमित मात्रा ही प्रवेश कर पाती है हमारे मानव नेत्र में, ठीक है। चौथा पॉइंट समझिए, जलीय द्रव है, जलीय द्रव, कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं।
कार्निया जो होता है, कार्निया उभरा हुआ भाग, और नेत्र लेंस, ऐसे कार्निया का उभरा हुआ भाग था, यहाँ नेत्र लेंस था, तो इन दोनों के बीच में जो पारदर्शी द्रव भरा हुआ होता है ना, उसी को हम लोग जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, काचाभ द्रव, नेत्र लेंस के पीछे, जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। तो नेत्र लेंस के पीछे जो है ना स्टूडेंट, एक दूसरा पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। छठवां पॉइंट है रक्तक पटल। रक्तक पटल समझना, द्विपटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, जो द्विपटल है, द्विपटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है, ब्लैक कलर की। ठीक है, एक झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, अगला रेटिना। रेटिना क्या होता है? रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतरी भाग में, ऐसे नेत्र है, ऐसे नेत्र है, नेत्र के सबसे भीतरी भाग में। ठीक है, नेत्र के सबसे भीतरी भाग में एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। एक पारदर्शी वो होता है जिसमें आर पार देखा जा सकता है। तो रक्तक पटल के नीचे नेत्र के सबसे भीतरी भाग में एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, अगला पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या है? रेटिना के बीचों बीच, जो रेटिना है ना, रेटिना के बीचों बीच में एक पीला सा भाग होता है जहां बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। तो जो रेटिना है स्टूडेंट ना, रेटिना के बीचों बीच भाग में एक पीत बिंदु होता है या पीला सा भाग होता है जहां बना प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात कोई भी वस्तु देखो तो अपनी आंख से, तो वहां जो प्रतिबिंब है ना सबसे स्पष्ट दिखाई देगा। अंधबिंदु, ये लास्ट टॉपिक है इस मतलब मानवनेत्र का। तो अंधबिंदु, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को आर पार मस्तिष्क में जाता है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ह्यूमन आइज यानी कि मानव नेत्र के बारे में आए तो आपको इतना लिखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा फुल में फुल मार्क अचीव करने के लिए। तो इतना अगर आप लोग लिख देते हो तो एग्जामिनर भी 1 मार्क नहीं कट कर पाएगा आपका, अगर हैंड राइटिंग अच्छी है तो। ठीक है, तो आप लोग इसको समझ में आया, मानव नेत्र फुल डिटेल में समझ में आया ना? ठीक है, तो बहुत अच्छा अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, अब हम लोग आगे जो है ना, आगे का जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, चाहे आपकी शॉर्ट में आ जाए या लॉन्ग में आ जाए। ठीक है, तो अब आप लोगों को ओम का नियम मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ओम का नियम होता क्या है पूरा डिटेल में। देखो ओम का नियम, ओम के नियमानुसार, मतलब ओम ने जो नियम दिया था उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, देखो जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब, जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, भौतिक अवस्था किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था, ऐसे चालक यानी कि कंडक्टर की भौतिक अवस्था ताप दाब समान रहे, अर्थात उसका जो ताप दाब है ना वो स्थिर रहे अर्थात समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तो कोई कंडक्टर है, चालक है, उसमें अगर हम लोग धारा फ्लो करें अर्थात जो करंट है उसे फ्लो कराते हैं यानी कि प्रवाहित करते हैं, तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है के समानुपाती होता है। अर्थात कहने का अर्थ है जो धारा होगा वो विभवांतर के समानुपाती होगा। तो यहाँ कह रहा है कि ओम के नियमानुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। अब आपको ध्यान से देखिए करना क्या है, देखो आपको मैं ध्यान से समझा देता हूं। देखो यहाँ पे जो विभवांतर होता है ना, हाँ विभवांतर जो होता है वो समानुपाती होता है धारा आई की, यानी कि धारा की। अब यहाँ आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप लोग इसे लिख सकते हो V समानुपाती I, लिख सकते हो ना। अब यहाँ देखो ये जो V है, अगर इसे समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो एक नियतांक जुड़ेगा जिसे R यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। तो V बराबर RI, और अगर आप R का मान निकालोगे अर्थात R क्या है आपका चालक का प्रतिरोध है, जहां R जो है आपका R चालक का प्रतिरोध है, क्या है चालक का प्रतिरोध है।
तो यहाँ अगर आप r निकालोगे तो v/i हो जाएगा। अब r का मात्रक भी निकालना जरूरी है, ठीक है। अब r का मात्रक भी निकाल लेते हैं। r का मात्रक यानी कि प्रतिरोध का मात्रक, क्योंकि इतना बार पूछा गया क्वेश्चन है ना कि मैं कह नहीं सकता हूं कि कितना बार पूछा गया है। v का मात्रक यानी कि जो विभवांतर होता है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट। एंड धारा का मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। तो यहां आप इसका एक मात्रक तो वोल्ट बटे एम्पियर दे सकते हो, लेकिन इसका मात्रक जो मेन होता है ना वो ये जो वोल्ट बटे एम्पियर होता है वो ओम के बराबर होता है। तो इसका बहुत ज्यादा फेमस जो मात्रक है ना वो ओम है, ठीक है। इसे ऐसे डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक है, ठीक है। तो प्रतिरोध का ये जो मात्रक होता है ना ये ओम होता है, और वैसे तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। तो ये आपको समझना है ओम के नियम में, बस इतना ही ओम का नियम कहता है आपके लिए, ठीक है। समझ में आ गया ना ओम का नियम, कुछ नहीं है ओम के नियम में। अगर आप लोग ध्यान से समझते हो तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां से ओम का नियम आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। तो अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता, कैपेसिटर ऑफ लेंस, यानी कि कैपेसिटी कितनी है इसकी, ठीक है, क्षमता, लेंस की क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ लेंस, ठीक है। देखो लेंस की जो क्षमता होती है ना, जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी यानी कि एफ के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो जो एफ होगा ना, एफ जो होगा वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होगा, सॉरी पी यानी कि पी जो होगा ना फोकस दूरी का व्युत्क्रम होगा। अर्थात यहाँ जो आपका पी यानी कि लेंस की क्षमता, पावर भी कह सकते हो ना क्षमता को, तो पी मतलब पावर, तो पी जो होगा ना वो बराबर होगा 1/f, लेकिन आपका ये मीटर में होना चाहिए, क्योंकि एक डायोप्टर जो होता है ना, एक डी जो होता है ना, एक डायोप्टर, एक डी वो बराबर होता है 1 m यानी कि 1 मीटर के, ठीक है, 1 मीटर के, एक डी जो होता है ना बराबर 1 m होता है 1 मीटर के। तो अर्थात पी जो होगा ना वो बराबर होगा 1/f मीटर में। और अगर आपको सेंटीमीटर में लेना है तो ये जो होगा ना, यदि सेंटीमीटर में हो तब पी बराबर 100/f होगा, लेकिन ये आपका सेंटीमीटर में होगा। और मात्रक तो डायोप्टर होता है, लाख बार पूछा गया क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेकिन आपका अगर आपका सेंटीमीटर में होगा तो 100/f करना है, ये याद रखना है। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर न्यूमेरिकल्स इस पर बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। और बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन में सेंटीमीटर लिखा रहता है, सूत्र लगा देते हैं P बराबर 1/f, लेकिन आपको ध्यान में रखना है सेंटीमीटर अगर है तो उसे आपको P बराबर 100/f लगाना होगा। अगला है लेंस नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होता है ये भी आप लोग समझ लो। नेत्र की समंजन क्षमता आप लोगों को समझना जरूरी है। तो मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जो मानव नेत्र की फोकस दूरी है, जैसे मानव नेत्र अपनी किस आंख से किसी वस्तु को देखता है तो उस मतलब अपनी आंख की फोकस दूरी जो होता है ना, फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता जो होती है ना समंजन क्षमता कहलाती है। जैसे आदमी वृद्धि यानी कि आदमी बूढ़ा होने लगता है वैसे उसकी नेत्र की समंजन क्षमता घटने लगती है, ठीक है, देखने की क्षमता घटने लगती है। तो नेत्र की समंजन क्षमता यही होता है कि मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो स्टूडेंट अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।